वेलकम टू ऑनलाइन फ्री क्लासेस। हमने जो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, आज हम जो करने वाले हैं आगे वो मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके जो रीट के अंदर जो सिलेबस है वो पहले मौलिक अधिकार है, उसके बाद आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो आज हम जो हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता भी है, और उसको हम स्टार्टिंग से करने वाले हैं भी मूल संविधान में वर्तमान के अंदर, उसके बारे में टोटल डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज हम। भी मौलिक कर्तव्य है वो कितने दिए गए हैं, किस प्रकार से उसको हमारे संविधान में रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मूल कर्तव्य। देखो मूल कर्तव्य क्या होता है। देखो ये महात्मा गांधी है और भी बहुत से जो राजनीतिज्ञ थे, जो संत महात्मा थे, उन्होंने कहा था भी जो अपने अधिकार तो अपने लोगों को दे दिए हैं, लेकिन जब तक कर्तव्य नहीं देंगे तब तक अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि अधिकारों का तभी महत्व होगा जब हम उनके साथ साथ कर्तव्यों को भी जोड़ दें। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मूल संविधान था ना, हम बात करते हैं इसको शुरू करते हैं मूल संविधान। और आपको मैंने एक बार बात कही थी, जहाँ पर मूल संविधान की बात आई वहाँ पर कोई आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 जब संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को तो बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। यानी मूल संविधान का अर्थ भी उस दिन, जिस दिन संविधान बनकर तैयार होकर उसको लागू किया था, उस दिन उस संविधान में क्या मौजूद था क्या नहीं था। ठीक है, तो मूल संविधान में क्या था, हमारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। एक बात आपको ये याद रखना है, शामिल नहीं किया गया था। यानी आपसे ये सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, कितने मौलिक अधिकार थे, सॉरी कर्तव्य थे, तो आप क्या कहोगे कितने कर्तव्य थे? शून्य थे। यानी इसका कोई आंसर नहीं आएगा, या तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा शून्य का, या आपको ऑप्शन मिलेगा भी उसके अंदर कोई भी कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, बाद में ये कहा क्योंकि जो मेरे कर्तव्य है वो आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य वो मेरा अधिकार है, तो बाद में इसको धीरे धीरे महसूस होने लगा भी हमें कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद एक समिति बनाई गई थी, श्रवणशील समिति। श्रवणशील समिति, इस समिति ने सिफारिश की थी भी आप ऐसे करो, संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को भी जोड़ दो। देखो आप क्या समझ रहे हो, आपका ये फैक्ट है जो मूल कर्तव्य, हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जितना भी उसका इतिहास है उसका फैक्ट है वो पढ़ रहे हैं हम। भी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी शून्य थे, उसको शामिल नहीं किया गया था। जब इसको लागू किया गया था तब इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में श्रवणशील समिति बनाई गई थी, इसने सिफारिश की थी भी संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ो, आप मूल कर्तव्यों को भी शामिल कर दो। फिर हुआ था हमारा जो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको हम मिनी संविधान की उपाधि भी देते हैं, ध्यान रखना, मिनी संविधान की उपाधि देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही परिवर्तन किया गया था। और आपको बताया था भी प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो भी 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था सबसे ज़्यादा। और उससे पहले आपसे बात भी की थी भी केशवानंद भारती, जो केरल विवाद था उसके अंदर हमारे 1973 में 24 अप्रैल 1973 में आया था वो, और उसके द्वारा हमारे संविधान के अंदर जो मूल ढांचे की बात कही गई थी, उसके बाद ये 42वां संशोधन हुआ था, और पूरे का पूरा संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी थी, यानी संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया था। तो इसी संशोधन के साथ श्रवणशील समिति की सिफारिश को मानते हुए संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। एक बात आपको बता देता हूँ, जो श्रवणशील समिति इसने सिफारिश की थी वो 8 कर्तव्यों की थी। ऐसे प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए श्रवणशील समिति ने जो सिफारिश की थी वो 8 कर्तव्यों की थी। भी मूल जो हमारा संविधान है उसके अंदर 8 कर्तव्यों को जोड़ दो, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, अब बात आ गई मूल संविधान में शून्य, 1976 के बाद 10। अब साथ में एक बात और आती है कि वर्तमान संविधान में कितने कर्तव्य हैं। देखो इसके अंदर 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में मूल कर्तव्य, अगर आपसे वर्तमान का पूछे तो आप आंसर दोगे जी 11। देखो 3 प्रश्न है, एक तो मूल संविधान में जब मूल की बात आए आप कहोगे जी 0, जब 1976 42वां संविधान संशोधन आए तब आप कहोगे जी 10, और जब वर्तमान शब्द आए तो आप कहोगे 11। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो हमारे निःशुल्क, जो आपकी अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा का अधिनियम बना था उससे संबंधित है।
इसके तहत हुआ था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर। ठीक है, हम 11वें मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं। देखो इससे पहले तो हो चुकी है, ये मूल में शून्य थे, उसके बाद 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा 10 जोड़ दिए गए, और वर्तमान में 11 है। तो 11वां कब जोड़ा गया था उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ 11वें मूल कर्तव्य के बारे में। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर। ठीक है, और इसी के तहत जो RTE जो अधिनियम बना था, राइट टू एजुकेशन, वो बना था 2009 के अंदर, और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। इसको क्या कर दिया गया था, आगे लागू कर दिया गया था। हम बात करते हैं इसके द्वारा जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, वो ये जोड़ा गया था भी जो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको शिक्षा दिलाने का माता पिता का, अभिभावक का, संरक्षक का कर्तव्य होगा भी उनको वो शिक्षा देंगे। बेसिक एजुकेशन है हमारी जो, ठीक है, जो मौलिक जो हमारी शिक्षा है वो बच्चों को दिलाएंगे, ये माता पिता का कर्तव्य है। जो बच्चों के अभिभावक है, जो बच्चों के संरक्षक है, उनका कर्तव्य बना दिया गया। इसके तहत मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसके साथ फैक्ट देखो। एक आर्टिकल है 45, आर्टिकल 45 ये कहता था भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य है वो राज्य का है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अब ये इस बात को यहाँ से हटा दिया गया है। आप बुक्स के अंदर कहीं भी आप जैसे गाइड वगैरह जो भी पढ़ते हो उसके अंदर अभी तक ये बात आ रही है, इस चीज़ को वहाँ से हटा दिया गया है। वहाँ से हटाकर इसको यहाँ जोड़ दिया गया है, माता पिता का कर्तव्य बना दिया गया। पहले उत्तरदायित्व था वो राज्य का था। आर्टिकल 45 आपके जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर ये कहते हैं भी 6 से 14 वर्ष तक को जो बेसिक एजुकेशन है, जो शिक्षा देने का कर्तव्य है वो राज्य का है, यानी राज्य उनको शिक्षा देगा। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के साथ वहाँ से इस बात को उठाकर यहाँ रख दिया गया है भी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा देने का कर्तव्य है वो माता पिता का होगा, अभिभावक का होगा और संरक्षक का होगा। ये 11वां हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इसका मतलब ये 3% आपका कंप्लीट है। मूल संविधान में शून्य है, 1976 या 67 समिति के साथ जो सिफारिश के साथ कितने जोड़े थे 10, और वर्तमान में और 11वां आपका ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये आप याद रखना। ठीक है, ये जोड़ा गया था आपके आर्टिकल 51 के में। इसको किस में रखा गया था 11वां मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51 के में, यानी 51 क था उसमें संशोधन करके 51 के बना दिया गया। अब हम बात करते हैं अपने मूल कर्तव्यों की टोटल। देखो इससे संबंधित जो फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए भी, मूल कर्तव्य कैसे हैं, संविधान में कैसे जोड़े गए थे, किस प्रकार उनको रखे गए थे, किनकी सिफारिश थी। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं। अब बात करते हैं हम जो मूल हमारे कर्तव्य है ये रूस से लिए गए हैं। एक बात तो ये रखना बात याद है, क्योंकि हमारा जब संविधान बनाया गया था ना, जब हमने अन्य संविधानों का अध्ययन किया था और वहाँ से जो हमें बात अच्छी लगी थी उनको हमने क्या किया, अपने संविधान में ऐड कर लिया अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। रूस से, जिसको हम USSR बोलते थे पहले, सोवियत संघ, और ये सोवियत संघ था, ये 1951 में विघटित होकर किस वर्तमान में क्या कहलाता है, रूस कहलाता है। तो आपको अगर ऑप्शन सोवियत संघ मिले तो भी सही है, और रूस की बात है तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि सोवियत संघ 1991 में विघटित हुआ था और उसके स्थान पर रूस की स्थापना हुई थी। तो बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। देखो आपके जो 10 मूल कर्तव्य है वो आपके भाग 4 क में रखे गए हैं। सबसे पहले संविधान में इसको कहाँ जोड़ा गया है, भाग 4 क में, और जो इसके आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो है 51 क में रखा गया है। ठीक है, ये बात याद रखना आप। एक तो हमारे संविधान में इसको कहाँ पर जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो भाग 4 क में रखे गए थे और उसके अंदर आर्टिकल था 51 क। ठीक है, अब हमारे जो 11 मूल कर्तव्य है वो कौन कौन से हैं, इसको हम बिल्कुल सिस्टम से पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्रम भी पूछ लेते हैं। वैसे अब तक ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं, आपको तो सिंपल प्रकार से पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें क्रम पता होना चाहिए भी किस प्रकार मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो आज हम जो करेंगे वो क्रम से ही करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो मूल कर्तव्य है वो है भी जो हमारे संविधान है, हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, और जो संविधान के आदर्श है, जो मूल्य है, और उसके अंदर जो हमारे जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत है, इसके प्रति हम क्या रखेंगे, आदर की भावना रखेंगे। भावना यानी मान सम्मान रखेंगे, मान सम्मान।
ये हमारा फर्स्ट जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो यही है। अभी हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, संविधान का अतिक्रमण नहीं करेंगे, संविधान की अवहेलना नहीं करेंगे, और प्लस साथ में उनके जो संविधान में आदर्श और जो मूल्य उद्देश्य रखे गए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, उनके प्रति हम आदर की भावना रखेंगे, यानी उनके प्रति हम मान सम्मान की भावना रखेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। और एक बार बता देता हूँ, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, वो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। देखो हमने मौलिक जो हमारे मूल अधिकार पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था ये वाद योग्य होते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का कोई हनन होता है या किसी प्रकार से उसको नुकसान होता है तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी न्यायपालिका के अंदर जा सकते हैं, हम वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, इसके तहत मतलब हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं, हम मान लो ये इसके प्रति मान सम्मान रखेंगे, न रखें तो कोई जैसे राष्ट्रगान चल रहा होता है, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं जो सावधान मुद्रा में खड़ते हैं, लेकिन कई होते हैं नहीं खड़ते, उसको दंड नहीं दिया था इसके आधार पर किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो फर्स्ट आपका संविधान की सुरक्षा, आदर्श मूल्य, जो हमारे राष्ट्रीय गीत है, जो हमारे राष्ट्रीय गान है, उसके प्रति हम क्या रखेंगे, आदर की भावना रखेंगे, मान सम्मान की भावना रखेंगे, उसके प्रति हम भावना से जुड़े रहेंगे। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो हमें स्वतंत्रता देने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन, हमें देखो स्वतंत्रता ऐसे तो नहीं मिली, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना बलिदान किया था। बहुत हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद असहयोग आंदोलन है, चाहे वो बंग आंदोलन है, ठीक है, उसके बाद अपने जो शून्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बहुत आंदोलन हुए थे, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या दी थी, बलिदान दिया था। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने जान की परवाह न करते हुए इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसने हमें आज इस मुकाम पर पहुँचाया है, आज हमें जो ये स्वतंत्रता के देश के अंदर हम रह रहे हैं, उन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति भी हम क्या रखेंगे, मान सम्मान रखेंगे, उनको नहीं भूलेंगे, हम इसको आगे से आगे पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, यानी इसको हम याद रखेंगे। क्योंकि अगर जो आप स्वतंत्रता में जो ले रहे हो ना, आज इस जो देश में एक स्वतंत्र आज़ाद देश में निवास कर रहे हो, तो इसका रीज़न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन है, जिन्होंने आज आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया है। तो इनके प्रति भी हम मान सम्मान रखेंगे, इनको हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, उनको आगे से आगे पीढ़ी तक हम क्या रखेंगे, जागृत रखेंगे, ताकि इनको कोई भूल न पाए। ठीक है, इनके प्रति मान सम्मान रखना, इनके प्रति हृदय से जोड़ रखना, हमें हृदय से इसके साथ क्या जुड़े रहना है। ये आपका सेकंड प्रकार जो मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका मौलिक कर्तव्य है, देखो जो हमारे राज्य की प्रभुत्ता है, एकता है और अखंडता है। हमारे राज्य की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता, उनको हम कहते हैं बनाए रखेंगे। अक्षुण का अर्थ होता है बनाए रखना, अक्षुण रखेंगे या बनाए रखेंगे। ये हमारा जो तीसरे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने देश की जो एकता है उसका एकता को नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि देश में क्या है, बहुत विभिन्नता पाई जाती है, हमारे धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म, उसके बाद जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वंश के आधार पर, यानी इन सभी भेदभावों से हम दूर होकर देश में एकता को बनाए रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द को रखा गया। आपको बताओ तो अखंडता शब्द के लिए तो मैंने ये कहा था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में रखा गया था। यानी एकता बनाए रखेंगे, अखंडता यानी देश का खंडन नहीं होने देंगे, खंडन होना, अखंडता यानी टुकड़े न होना, हम देश का खंडन नहीं होने देंगे, उसको पूरा एकता में बनाए रखेंगे। प्रभुत्ता क्या होता है, प्रभुत्ता होता है जो हमारी सर्वोच्च शक्ति है इंडिया की, देश की प्रभुत्ता होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी हम आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है, सर्वोच्च है, सुप्रीम पावर है हमारे पास। हम न तो कोई बाहरी रूप से हमारे कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता, न कोई आंतरिक रूप से हमारे कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता। हम निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में क्या है, स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्रता हम बनाए रखेंगे, ये प्रभुत्ता सर्वोच्च शक्ति को बनाए रखेंगे, इसको हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हम देश में एकता बनाए रखेंगे और देश को अखंड की स्थिति में ही रखेंगे। यानी 1947 में एक बार खंडन हो चुका है, उस खंडन के दौरान एक भारत के टुकड़े हो चुके थे, ऐसी स्थिति हम फिर से नहीं आने देंगे। हम अपने देश को अखंड रखेंगे, एकता में रखेंगे और उसकी प्रभुत्ता जो सर्वोच्च शक्ति है उसको भी किसी प्रकार का नुकसान हम नहीं होने देंगे। ये तो आपका तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार। हम चौथे नंबर की बात करते हैं। देखो चौथे नंबर की जो आपका मूल कर्तव्य है वो है हम देश की रक्षा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर
हम क्या है, देश सेवा के लिए तैयार रहेंगे, देश सेवा के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है अभी हम अपने देश की अगर किसी प्रकार कोई संकट आ जाए, जैसे वर्तमान में जो कोरोना का जो संकट चल रहा है, तो हम एक होकर, हम सभी मिलकर उससे, उस जो हमारे पास संकट आया, जो प्रॉब्लम्स आई है, समस्याएं पैदा हुई है, उनसे निपटेंगे हम। और जब देश हमें आह्वान करेगा तो उस, जैसे अब लॉकडाउन किया था, पूरे देशवासियों ने बढ़िया सहयोग किया था, क्योंकि हम अपने देश के लिए हम सब कुछ कार्य छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, देश जो देश सेवा का जो धर्म होता है ना, राष्ट्रीय धर्म होता है, वो सबसे बड़ा धर्म होता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब हमारे देश पर संकट आता है तो हम टोटल अपने धर्म जाति सबको भूल जाते हैं। ये बात हमारा कर्तव्य है भी, हम हमेशा देश की सेवा करते रहेंगे, उसकी रक्षा करते रहेंगे, उसको नुकसान नहीं होने देंगे। साथ में अगर देश हमें आह्वान करेगा तो हम देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, उसको निपटने के लिए हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर का कर्तव्य करते हैं। जो 5 नंबर का कर्तव्य आपका वो है, हम पूरे देश में भ्रातृत्व की भावना रखेंगे। भ्रातृत्व होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। और जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो भाषा है, चाहे किसी के आधार पर जो भेदभाव है, जो भेदभाव होता है समाज में, उससे हमेशा हम दूर रहेंगे। ये बात क्या कही गई है हमारे 5वें नंबर का। जो देखो, मैं आपको सिस्टम से क्रम से बता रहा हूँ। हमारे, वैसे तो आप आगे पीछे याद कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो हमारे संविधान में जो ये कर्तव्य रखे गए ना, वो इसी क्रम में रखे गए हैं, यही क्रम है उसका। तो 5 नंबर का है, देश भ्रातृत्व की भावना, देश के अंदर भ्रातृत्व की, समरसता की भावना, भाईचारे की भावना बनाए रखेंगे। और जो समाज के अंदर जो बहुत प्रकार के भेदभाव है, जो हमारे समाज में कुछ ना कुछ दंगे हैं, कुछ ना नुकसान करते हैं, उनसे हमेशा हम दूर रहेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये तो है 4 नंबर की तरह ही है, क्योंकि 4 नंबर का आपने पढ़ा था एकता से संबंधित। तो हम एक रहेंगे, भाईचारे में रहेंगे, किसी भी दूसरे को हम बुरा भला नहीं कहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का हम नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका भी पूरे देश में भाईचारे की तरह, भ्रातृत्व की तरह रहेंगे। अब 6ठे नंबर का नेक्स्ट करते हैं आगे। छठे नंबर की बात करें तो देश की जो हमारी संस्कृति है, समन्वित जो संस्कृति है, संस्कृति, उसके प्रति हम क्या रखेंगे? गर्व रखेंगे, यानी गौरव की भावना रखेंगे। क्योंकि हमारी जो भारत की संस्कृति है ना, आप भी देख लो, हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, पुराने जो हम +1 +2 है, और भी बहुत सी गाइड्स आते हैं, उसके अंदर कहते हैं हमारा भारत था वो पहले विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु का रीज़न एक ही था, क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी, वो कल्चर था, वो बहुत उच्च था। अगर वर्तमान में देखें ना, तो पूरे विश्व के अंदर जो भारत की कल्चर है, वो बहुत अच्छा कल्चर है, यानी विदेशी यहाँ पर एक कल्चर देखने आते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति हम गौरव की भावना रखेंगे। ऐसे नहीं रखेंगे चलो ठीक है, हमारी संस्कृति को ख़त्म नहीं होने देंगे, हम संस्कृति को घुलमिल नहीं होने देंगे, हम ख़त्म नहीं होने देंगे, उसको समाप्त नहीं होने देंगे, बल्कि उसका विकास करेंगे हम। साथ में तो उसको बचाए रखेंगे, और साथ का उसका हम क्या करेंगे? संवर्धन भी करेंगे, यानी उसका विकास भी हम करेंगे। ये आपका एक कर्तव्य ये भी है। जो हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति है, जो हमारी जो ये समन्वित संस्कृति है, समन्वित संस्कृति पता है क्या होता है? सबको लेकर चलना। देखो, भारत हमेशा सबको लेकर चलता है। और आप देख लो, आर्टिकल 51 पढ़ते हो आप, आर्टिकल 51 में क्या है? हमारी विदेश नीति है। आर्टिकल 51 में क्या है? हमारी विदेश नीति। उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है भी हम पूरे विश्व के अंदर शांति चाहते हैं, पूरे विश्व को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, पूरे विश्व में दंगे न हो, पूरे विश्व में आतंकवाद की घटना न हो, पूरे विश्व में रोजगार खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार बढ़े, पूरे विश्व में गरीबी खत्म हो। यानी कहने का मतलब हम पूरे विश्व की बात करते हैं, वैश्विक गांव की बात करते हैं। इसी कारण हमारी संस्कृति है समन्वित संस्कृति, यानी सभी को साथ लेकर चलती है ये। तो जो सभी को साथ लेकर चलती है, इसी कारण इसके प्रति हम क्या रखेंगे? गौरव की भावना रखेंगे, गर्व की भावना रखेंगे। ये आपका 6 नंबर का मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद 7 पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो है जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण, उसके अंदर जैसे वन आ गया, झील है, जीव जंतु है, उनके प्रति क्या रखेंगे? हम उनका वध नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है, यानी उनको ख़त्म नहीं होने देंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। ये भी हमारा कर्तव्य है। वनों को नष्ट नहीं होने देंगे। जो जीव जंतु है, जो यहाँ के जो हमारे झीलें हैं, वन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ये ख़त्म हो रहे हैं।
तो हमारा कर्तव्य बनता है भी उनको बचा कर रखें, साथ में तो उनको बचा कर रखें, उनकी सुरक्षा करें, साथ में उनका संवर्धन भी करें। ये हमारा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पर्यावरण होता है वो मनुष्य का दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरा हमारे साथ हो। जैसे वर्तमान में कोरोना वगैरह है, और भी बहुत से ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी की स्थिति आई हुई है, सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न होता है भी हम प्रकृति के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है भी हम उसकी छेड़छाड़ न करें, उसको नुकसान न पहुंचाएं। जो हमारा पर्यावरण है उसको हम क्या करें, सुरक्षित रखें, उनको हमें बचा कर रखें। ये हमारा 7 नंबर का कर्तव्य है। आगे हम नेक्स्ट 8 नंबर की बात करते हैं। देखो 8 नंबर में आपको बताया गया जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो मानवतावाद और ज्ञानार्जन, इनके प्रति हमेशा बढ़े हम। ऐसे नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकार दें हम। जो हमारे वैज्ञानिक जो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आज आप ये सुविधा देख रहे हो परिवहन की, लाइट की, जो भी किसी प्रकार की सुविधा देख रहे हो, ये वैज्ञानिक की तो देन है। आज मनुष्य उड़ सकता है, आज मनुष्य तैर सकता है, हर काम कर सकता है मनुष्य आज। इसका रीज़न क्या है, वैज्ञानिक की तो देन है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए, हमें मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा खुद एक धर्म होना चाहिए, मानवता का धर्म, और मानवता धर्म होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। ऐसा नहीं मैं हिंदू धर्म हूँ तो मैं सिर्फ हिंदुओं के प्रति सिर्फ उनकी सेवा भाव रखूँ, औरों के साथ में बुरा व्यवहार करूँ, तो गलत है। यानी मानवता ये कहती है भी सारे मानव होते हैं वो एक होते हैं जब वो किसी धर्म जाति वंश से संबंधित हो। तो हमें से मानवता बढ़ती है और ज्ञानार्जन, यानी हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। क्योंकि एक बात तो है, तो मैं केवल हम सोच लेते हैं अभी देश में इतनी जनसंख्या है, वहाँ पर सरकारें हैं, इतने मंत्री हैं, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, देश को वो चलाते हैं। हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर ही देश बनता है। आपको बता देता हूँ, जो हमारे राज्य होते हैं, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। उनमें एक तो होता है क्षेत्रफल, राज्य के 4 आवश्यक तत्व। एक होता है जनसंख्या, एक होती है सरकार, और एक होती है संप्रभुता। ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व है, इनको भी थोड़ा याद कर लेना। तो जनसंख्या जरूरी है, जनसंख्या बिना राज्य नहीं बन सकता। इसका मतलब जनसंख्या व्यक्तियों से तो बनता है, तो उन व्यक्तियों को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। अगर व्यक्ति ज्ञानशील होगा ना तो पूरा देश भी ज्ञानशील होगा। अगर व्यक्ति ज्ञानशील होगा तो पूरा, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही तो देश बना है। जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे ही देश बन जाएगा। परिवार में देखते हो आप, परिवार में अच्छे सब सदस्य होते हैं तो राज्य, पूरा परिवार भी अच्छा होता है। अगर उनमें अच्छे गुण नहीं होते, बुरे गुण होते हैं, तो पूरा परिवार ही बिगड़ जाता है। तो कहने का मतलब है हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, ज्ञानार्जन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, मानवतावाद को बढ़ावा दें, और ज्ञानार्जन को भी बढ़ावा दें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखो 9 नंबर का, उसके अंदर आता है आपका जो आपने हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति। देखो सार्वजनिक संपत्ति कौन सी होती है, जिसके अंदर जैसे पार्क है, जो पब्लिक पार्क होते हैं, उसके बाद सड़कें हैं, जो रेलवे है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, सभी की होती है, कोई निजी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। तो उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब इसका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो हमें दंगों से दूर रहना चाहिए। जैसे कई बार दंगे हो जाते हैं, लाइनें वगैरह उखाड़ देते हैं, सड़कें वगैरह उखाड़ देते हैं, जो बसें होती हैं उनको जला देते हैं, ये गलत है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। भाई जो सार्वजनिक संपत्ति जो सभी की संपत्ति है, पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमें किसी न किसी प्रकार उसको नुकसान या उसको तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, दंगों से दूर रहना चाहिए। ये भी हमारा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं 10 नंबर का। देखो 10 नंबर आपका ये कहता है भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप से हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। उत्कर्ष यानी हमें ऊपर की ओर, इसका मतलब हमें विकास की ओर बढ़ना चाहिए, विकास की ओर बढ़ना चाहिए। यानी हमेशा में ये प्रयत्न करना चाहिए भी हम व्यक्तिगत रूप से भी हम विकास करें। जैसे मेरा विकास होगा, आपका विकास होगा, सभी का विकास होगा, तो देश का अपने आप ही विकास होगा। सामूहिक यानी ऐसा नहीं सिर्फ मैं मेरा विकास करूँ, पूरे समाज का विकास होगा, पूरे समाज का विकास होना चाहिए। यानी हमेशा में ऐसे नहीं नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऊपर की ओर जाना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे कदम नहीं रखने चाहिए। हमें हमेशा कदम आगे की ओर, यानी हमें विकास की तरफ ही बढ़ना चाहिए।
ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। हमेशा हमें ये कोशिश करती रहनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमें भी, जो व्यक्तिगत है हम खुद अपना विकास करें, पूरे समाज का विकास करें, तो देश का क्या होगा, अपने आप ही विकास होगा, संवर्धन होगा। ये हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं, हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे हम क्या करें, विकास की ओर बढ़ते चलें, संवर्धन हो, हमारा विकास हो, समाज का विकास हो, पूरे देश का विकास हो। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। यानी विकास दोनों ही, व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी पूरे समाज की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, पूरे समाज की बात हो रही है। दोनों के प्रति हमें क्या है, विकास की ओर ही सोचना चाहिए, कभी हम नीचेपन में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा विकास की ओर बढ़ने की बात करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम 11 नंबर का। और 11 नंबर का जो आपका मूल कर्तव्य वो आपको वैसे बता चुका हूँ, एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो 11वां है वो मैं बता चुका हूँ, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत कहा गया था भी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का जो कर्तव्य है, उनको शिक्षा दिलाई जाएगी। कर्तव्य वो किनका है, माता पिता का है। क्या है, माता पिता का है, उनके जो अभिभावक है, जो संरक्षक है, उनका कर्तव्य है भी वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन है, जो इसकी मौलिक शिक्षा है वो दिलाएंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, समझ होंगे। ये हमारे टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान में जोड़े गए थे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, मूल कर्तव्य है वो टोटल जो मूल संविधान में थे वो शून्य थे, आप कह सकते हो नहीं थे, जो भी ऑप्शन आता है उस पर डिपेंड करता है। 1976 42वें संविधान संशोधन संसदीय समिति के तहत टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, वो 10 मूल कर्तव्य के बाद 2002 जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसका मतलब मूल में शून्य थे, 1976 में 10 जोड़े थे और वर्तमान में क्या है, 11 मूल कर्तव्य हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक कर्तव्यों की पालना नहीं करेंगे तब तक मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा। क्योंकि मेरा कर्तव्य आपके अधिकार होते हैं और आपका जो कर्तव्य होता है वो मेरे अधिकार होते हैं। इसी कारण कर्तव्यों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए क्या हुआ था, भारतीय संविधान के अंदर कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्योंकि संसद ने ये सिफारिश की थी, यदि आप वास्तव में मौलिक अधिकारों को मजबूत करना चाहते हो तो आप उसके साथ कर्तव्यों को भी जोड़ो, क्योंकि अधिकार कर्तव्य के बिना कोई मायने नहीं रखता। ठीक है भी डियर फ्रेंड्स, आपके जो ये मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ आपके सिलेबस में इतना ही है, मौलिक कर्तव्य के बारे में 11 प्रकार के आपको, वैसे इसके सीक्वेंस वाइज नहीं पूछते आपसे, लेकिन फिर भी हमें जो याद करने हैं वो क्रम से याद करने हैं, ताकि क्रम ही रहे हमारा, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, क्रम से याद करते हैं तो हमें याद तो करनी है 11, क्यों ना उसको क्रम से याद कर लिया जाए, क्योंकि केवल हो सकता है आपसे क्रम पूछ लिया जाए। ठीक है, और बाकी इसके संबंधी जो फैक्ट है वो भी आपको याद रखनी है, कब जोड़े गए थे, मूल में क्या था, वर्तमान में क्या था, 11वां कौन सा है। ठीक है, आपसे ये पूछ ले 5वां मूल कर्तव्य कौन सा है, चौथा मूल कर्तव्य कौन सा है, पहला कौन सा है, ऐसा आता नहीं है, हो सकता है पूछ ले, तो आपको क्रम याद होना चाहिए ताकि आप बता सको भी पहला कौन सा है, संविधान से संबंधित है, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत है, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, तीसरा प्रभुत्ता एकता अखंडता से संबंधित है। यानी ये चीज़ आप बता सकते हो यदि आपको उस क्रम से अगर आपको याद हो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आपका ये जो मूल कर्तव्य कंप्लीट हो चुका है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो आपको मिलेगी पंथनिरपेक्षता, जो आपका ये भी एक रीड्स के अंदर भी टॉपिक है, हम वो पंथनिरपेक्षता कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है अब आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू।